दोस्तों जरा सोचो, आप बचपन से ही बैटलफील्ड पर रहे हो। आपने एक मर्सनरी लाइफ जी है। आपको हर तरीके से ट्रेंड किया गया है, चाहे वो गन चलाना हो, नाइफ यूज करना हो, और चाहे वो दुश्मन को बहरे में से मारना हो। लेकिन अगर अचानक ये सब छोड़ के आपको एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जीनी हो, तो वो कैसा एडवेंचर होगा। इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी माइंड को ब्लो कर देगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक टेररिस्ट का बेस दिखाया जाता है। इस बेस की लोकेशन अननोन थी और हमें उस बेस के अंदर एक लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है जिसके साथ एक प्रोफेसर को भी बंद किया हुआ होता है। लेफ्टिनेंट काफी जख्मी होता है। वो लेफ्टिनेंट यहाँ पर अपनी प्लेटून को लेकर उस प्रोफेसर को बचाने के लिए आया था, लेकिन टेररिस्ट ने लेफ्टिनेंट को ही पकड़कर यहाँ पर बंद कर दिया है। लेफ्टिनेंट प्रोफेसर से कहता है, प्रोफेसर मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आप भी यहीं पर अभी तक फंसे हुए हैं। प्रोफेसर उससे कहते हैं, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। तुम अपनी प्लेटून को लेकर मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आए थे, लेकिन अब मेरी वजह से तुम भी मेरे साथ यहाँ पर अब फंस चुके हो। लेफ्टिनेंट सोच रहा होता है, हम लोग इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा कर सकते थे अगर हमारे खबरी ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन ना दी होती। तो गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं। मुझे लगता है उसने हमें धोखा दिया है। उसने कहा था यहाँ पर काफी कम सोल्जर्स है और वो सारे अनट्रेंड है, लेकिन ये तो सारे बहुत सारे स्किल्ड सोल्जर्स निकले। जितना हमें बताया गया था कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन यहाँ पर तो 3 गुना ज्यादा लोग निकले। यहाँ पर उनकी एक पूरी आर्मी है। और सिर्फ यही नहीं, उनको हमारे टाइमिंग का भी पता था और हमारे रास्ते का भी, किस रास्ते से यहाँ पर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। मुझे लगता है उसने हमें पूरी तरीके से धोखा दे दिया था और ये एक शुरुआत से ही एक ट्रैक थी। हमें यहाँ पर फंसाया गया है। और उसी वक्त दरवाजे के लॉक खुलने की आवाज आती है। दरवाजा खुलता है, बाहर से एक टेररिस्ट आता है और एक सोल्जर को अंदर की तरफ धक्का दे देता है। वो भी लेफ्टिनेंट की टीम का एक सार्जेंट होता है। उन टेररिस्ट ने उसे बहुत ज्यादा पीटा होता है। लेफ्टिनेंट सार्जेंट किम की यह हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो उठकर उस टेररिस्ट को गाली देते हुए कहते हैं, कमीने कहीं के, तुमने इसके साथ क्या किया है। और वो टेररिस्ट बिना कुछ बोले उसके सर में एक बंदूक मारता है और लेफ्टिनेंट को नीचे की तरफ गिरा देता है। और साथ ही अपनी लैंग्वेज में वो उससे कुछ कह रहा होता है। शायद वो उससे गालियां दे रहा था। वो लेफ्टिनेंट के सर पे गन मारने के बाद हंसता हुआ वहां से बाहर चला जाता है और फिर दोबारा से बाहर से लॉक लगाकर चला जाता है। लेफ्टिनेंट फिर से उठकर बैठ जाता है और कहता है, ये सारे हरामी लोग हमारे साथ खेल रहे हैं, ये हमें जस्ट मार क्यों नहीं देते। सार्जेंट लेफ्टिनेंट से कहता है, लेफ्टिनेंट क्या आप ठीक हो। लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। हमारे बाकी के ट्रूप्स का क्या हुआ, बाकी की प्लाटून कहाँ पर है। सार्जेंट उससे कहता है, मुझे उन सब के बारे में नहीं पता, मुझे लगता है उन सबको पकड़ लिया गया है और उन्हें दूसरे कमरों में रखा गया है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, पर उसी वक्त दरवाजे की लॉक खुलने की आवाज आती है। दरवाजा खुलता है और सामने एक बड़ा सा मोटा ताजा टेररिस्ट खड़ा होता है। लेफ्टिनेंट उससे कहता है, अब क्या है कमीना, यहाँ पर तुम क्या करने के लिए आए हो। लेफ्टिनेंट उनकी तरफ देख ही रहे होते, तभी वो टेररिस्ट उनके सामने गिर जाता है और पीछे हमारा एमसी खड़ा होता है और एमसी ने उसे पहले ही मार दिया होता है। हमारे हीरो का नाम यूजिन है और उसकी उम्र अभी सिर्फ 19 साल है, इसलिए इसे यंग असैसिन कहते हैं। यूजिन लेफ्टिनेंट चैंग से कहता है, क्या तुम लेफ्टिनेंट चैंग हो। लेफ्टिनेंट उसकी भाषा सुनकर कहते हैं, ये लड़का तो कोरियन में बात कर रहा है, लगता है ये हमारी कंट्री का है। लेफ्टिनेंट उससे कहता है, हाँ मैं ही लेफ्टिनेंट चैंग हूँ, तुम कौन हो। लेफ्टिनेंट उसकी भाषा सुनते हुए सोच रहे होते हैं, इसकी कोरियन थोड़ी सी खराब है, पर ये डेफिनेटली ही कोरियन बोल रहा है। यूजिन उन सबसे कहता है, मैं यहाँ पर तुम लोगों को बचाने के लिए आया हूँ, जल्दी से बाकी सबको अपने साथ लो और यहाँ से निकलो, तुम लोग मेरे पीछे पीछे रहना। वो लोग उस बंद रूम से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बाहर गैलरी में बहुत सारी लाशें पड़ी होती है टेररिस्ट की। लेफ्टिनेंट ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो सोचते हैं, इन सारे टेररिस्ट को किसने मार दिया है। लेफ्टिनेंट सोच रहा होता है, अगर यहाँ पर गैलरी में इतने सारे टेररिस्ट मरे पड़े हैं तो हमें सेल के अंदर आवाज क्यों नहीं आई। क्या इन्होंने मरने से पहले जरा से भी रजिस्ट नहीं किया होगा, उनकी मौत अचानक से हो गई होगी। लेफ्टिनेंट के भी हाथ में गन होती है और वो यूजिन से कहते हैं, तुम कौन सी डिवीजन से हो, तुम्हारे साथ इस मिशन को पूरा करने के लिए और कितने सारे सोल्जर्स आए हैं। यूजिन उससे कहता है, मैं तुम्हें अपने बारे में नहीं बता सकता, मैं किसकी तरफ से आया हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई भी टीम नहीं है, मैं यहाँ पर अकेला ही इस रेस्क्यू मिशन पे आया हूँ। लेफ्टिनेंट उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक अकेला बंदा इतने सारे टेररिस्ट को कैसे मार सकता है। ये लड़का तो बिल्कुल फैंटम की तरह है, इसने कोई भी आवाज नहीं की और इतने सारे टेररिस्ट को मार दिया।
वहीं पर हमारे सामने से एक दरवाजा खुलता है और एक टेररिस्ट बाहर निकलता है। लिeutenant वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं सामने एक दुश्मन है। वो टेररिस्ट भी उनकी तरफ देख लेता है। उसी वक्त हम देखते हैं उस टेररिस्ट के पीछे रूम के अंदर एक और टेररिस्ट होता है। लिeutenant जल्दी से अपनी गन को सामने तरफ करते हैं और कहते हैं लगता है हमें यहाँ पर गन शॉट करनी पड़ेगी, क्योंकि साइलेंटली इन्हें मारना यहाँ पर आसान नहीं होगा। लेकिन जल्दी से यूजिन सामने की तरफ भागता हुआ चला जाता है और वो जाते ही सबसे पहले दरवाजे वाले टेररिस्ट के ऊपर अटैक करता है, जिससे उसके हाथ पर गन गिर जाती है और साथ ही वो उसके गर्दन के नीचे अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी सांस की नाली बंद हो जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। पहले वाले को मारने के बाद अंदर वाला अपनी गन को सीधी करता है यूजिन पर अटैक करने के लिए, लेकिन यूजिन अपनी नाइफ को निकाल कर जोर से उसकी तरफ फेंक देता है और वो नाइफ सीधे जाकर उसके दिल पर लगता है और वो टेररिस्ट वहीं पर आवाज किए बिना ही मर जाता है। लिeutenant अभी भी सोच रहे होते हैं ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसने यहाँ पर 2 एनिमीज को मार दिया है, वो भी अपने गन को बिना यूज किए। पता नहीं ये किस डिवीजन का है, लगता है ये कमांडो डिवीजन से है। यूजिन जल्दी से अपना गन निकालता है और उसके ऊपर साइलेंसर लगा लेता है और कहता है हम अपनी स्पीड को बढ़ाने वाले हैं, तो तुम लोग को अपनी गन को यूज करने की इजाजत नहीं है जब तक कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो, क्योंकि गन्स की आवाज सुनकर बहुत सारे टेररिस्ट निकल आएंगे और मैं तुम्हारे लिए रास्ते को क्लियर करूंगा। लिeutenant उसे कहते हैं हाँ बिल्कुल। साथ ही वो सोच रहा होता हाँ ये सोल्जर जो भी है ये हमें कचरे की तरह ट्रीट कर रहा है। यूजिन तेजी से आगे की तरफ बढ़ता जाता है और रास्ते में जितने भी टेररिस्ट होते हैं उन सब के ऊपर फायर करके मारता जाता है। तेजी से वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है, सारे दुश्मनों के ऊपर गोलियां चलाते हुए, और सभी को मारता जाता है। वो सारे लोग भागते हुए रास्ते को क्लियर करते हुए कॉरिडोर के पास पहुंचते हैं, जहां पर सामने उन्हें बहुत सारे टेररिस्ट की आवाजें आ रही होती हैं। लिeutenant कहते हैं सामने तो बहुत सारे दुश्मन हैं। लिeutenant अपनी गन को सामने की तरफ करते हैं और कहते हैं मुझे लगता है इस सोल्जर को अब मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सामने बहुत ज्यादा एनिमीज हैं। ये यहाँ पर साइलेंट रहकर इतने सारे दुश्मनों को नहीं मार पाएगा। लेकिन यूजिन फिर से भागता हुआ आगे अकेला ही चला जाता है। लिeutenant सोचते हैं कहीं लड़का पागल तो नहीं, ये एक सोल्जर है लेकिन फिर भी इसे अपनी बेसिक्स याद नहीं। इस तरह की सिचुएशन में शांत रहकर फैसला करना होता है, लेकिन ये आगे की तरफ किस तरह भागता जा रहा है। कॉरिडोर की दूसरी तरफ दिखाते हैं जहां पर 3 सोल्जर्स होते हैं। जिन भागता है वहां पर स्लिप लगाता है और साथ ही उनकी तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। उन तीनों पर अटैक करता है और साथ ही उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती है और वो वहां से नीचे उठने की टाइम ही अपनी पिस्टल के मैगजीन को चेंज कर लेता है और साथ ही भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि उन तीनों को उसने पहले ही निपटा दिया है। लिeutenant जैसे वहां पर कॉरिडोर से आगे निकलते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं पहले से ही तीनों दुश्मन मारे जा चुके हैं। लिeutenant कहते हैं लड़का तो एक लीडर मॉन्स्टर है। सोचते हैं मैं भी एक सोल्जर हूँ, लेकिन इसकी मूवमेंट्स एक सोल्जर की तरह बिल्कुल नहीं है और ये बहुत ज्यादा रेकलेस है। ये बिना सोचे ही आगे बढ़ता जा रहा है। वो सारे लोग भागते हुए बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। जिन वहीं पर जाके कॉर्नर पे रुक जाता है, वो सिग्नल करके उन्हें बताता है मैं यहाँ पर रुकना होगा। लिeutenant वहां पर पूछते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर 1 मिनट के लिए क्यों रुक रहे हैं, हमें तो आगे बढ़ना चाहिए। यूजिन उससे पीछे की तरफ इशारा करता है। लिeutenant पीछे की तरफ देखते हैं तो वहां पर प्रोफेसर और वो सार्जन वो दोनों बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं। वो उनके साथ भाग नहीं पा रहे होते हैं। लिeutenant सोच रहा होता है मैंने इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी। हम लोग यहाँ पर प्रोफेसर को बचाने के लिए आए हैं और मेरा एक साथी भी पीछे रह गया है और मैं एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा आगे भाग आया हूँ बिना उनकी परवाह किए। और फिर वो यूजिन की तरफ देखते हैं, सोचते हैं लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा जीनियस है। मुझे लगा था ये एक रेकलेस पर्सन है, लेकिन इसे अपने साथियों का भी फिक्र है। यूजिन ने चारों तरफ नजर रखी हुई है। फ्रेंड अभी भी इसी कंफ्यूजन में है कि एक लड़का कोरियन है कि नहीं। देखते हैं इसकी आंखों का रंग काला है, जबकि इसकी लैंग्वेज भी कोरियन है, हालांकि थोड़ी सी बुरी है, लेकिन ये कोरियन बोल रहा है। फ्रेंड उससे फिर से पूछते हैं क्या तुम एक कोरियन हो, लेकिन यूजिन उसे जवाब दिए बिना ही कहता है हमारा 1 मिनट पूरा हो गया है, हमें आगे बढ़ना होगा। फिर वो चारों लोग भागते हुए बेस से बाहर चले जाते हैं। वहां पर सामने उनकी प्लाटून की गाड़ी मौजूद होती है, जो कि लिeutenant की प्लाटून की गाड़ी होती है। वो सारे अपने लिeutenant को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लिeutenant भी उन सबको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे तो लगा था उन सब ने तुम्हें पकड़ लिया होगा, लेकिन तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिeutenant के सोल्जर्स उससे बताते हैं लेकिन हमें उन्होंने पकड़ लिया था और इस सोल्जर ने हम सबको बचा लिया। लड़के ने हमें कहा हम लोग गाड़ी के साथ यहाँ पर रेडी रहे और अब ये आप सबको यहाँ पर लेकर आ गया है। जिन उन सबसे कहता है मुझे लगता है हमें यहीं पर अलग होना होगा, तुम सब लोग साउथ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ो और तुम्हारे लोग मिल जाएंगे।
और वो लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यूजिन उससे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यूजिन उससे कहता है तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने मिशन को पूरा कर रहा हूँ। यूनियन सोचते हैं मुझे पता चल गया है ये एक मर्सिनरी है। यूनियन सामने अपना हाथ करते हैं, उसे हैंडशेक के लिए कहते हैं। यूनियन उससे कहते हैं चाहे तुम्हारा मिशन ही क्यों ना हो, लेकिन मैं अपना थैंक्स पेश करना चाहूंगा, मेरे साथ हैंडशेक करो। और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात होगी कि तुमने मेरी और मेरे सारे दोस्तों की जान बचाई है। यूजिन उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होता है और उसके साथ वो अपने हाथ नहीं मिला रहा होता, लेकिन उसी वक्त कुछ महसूस होता है। सामने से कोई बंदूक से फायर करने वाला है। दूर पत्थरों के पास दिखाते हैं कि 3-4 टेररिस्ट होते हैं जो बंदूक के साथ उनके ऊपर फायर कर देते हैं। जैसे वो फायर करते हैं उसकी आवाज इन तक पहुंचती है। लुटेनेंट कहते हैं ये तो बंदूक के फायर करने की आवाज है। यूजिन भी चिल्ला के सबसे कहता है सभी लोग नीचे की तरफ झुक जाओ। लेकिन वहीं पर आके बम फूटता है और बुम, जबरदस्त धमाका होता है। बम फूटने की वजह से उन सभी के कान थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं और उन्हें दिखाई भी नहीं दे रहा होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी होती है। धमाके की वजह से लेफ्टिनेंट भी काफी ज्यादा जख्मी होते हैं। उनके सर से ब्लड निकल रहा होता है और उन्हें कुछ आवाज भी नहीं आ रही होती है। लेफ्टिनेंट अपने दोनों कानों पर हाथ रखे हुए बैठे होते हैं और कहते हैं मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा और मुझे कोई आवाज भी नहीं आ रही। अपने साइड की तरफ देखते हैं और कहते हैं प्रोफेसर और मेरे सारे ट्रूप्स कैसे हैं, पता नहीं वो जिंदा है या नहीं। लेकिन वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक होते हैं क्योंकि वो गाड़ी के पीछे छुपे होते हैं। लेफ्टिनेंट यूजिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं वो सोल्जर को क्या हुआ, वो कहाँ पर है। उसी वक्त उन्हें एक गन शॉट की आवाज आती है। लेफ्टिनेंट सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पत्थरों के पीछे वो सारे टेररिस्ट छुपे होते हैं और उनके ऊपर गोलियां चल रही होती है। साथ ही लेफ्टिनेंट अपने साइड की तरफ देखते हैं, वहीं पत्थर के पीछे यूजिन बैठा होता है। यूजिन अपनी गन का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर गोलियां चला रहा होता है। लेफ्टिनेंट हैरान होकर कहता है जबकि अभी तक हम लोग देख भी और सुन भी नहीं पा रहे होते हैं ये लड़का इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर गया और ये उनके ऊपर अटैक भी कर रहा है। साथ ही यूजिन के चेहरे पर से उसका नकाब भी हट जाता है। लेफ्टिनेंट उसका चेहरा देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। लेफ्टिनेंट कहते हैं मैं जिसे मॉन्स्टर समझ रहा था ये तो एक बच्चा निकला। तो हमारी एमसी की एक स्टाइल वाली बैकग्राउंड स्टोरी थी। नेक्स्ट सीन 6 महीने के बाद का दिखाया जाता है। अब हमारी स्टोरी फाइनली स्टार्ट हो गई है। 6 महीने बाद कोरिया का एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर टीचर अपनी क्लास के सभी बच्चों से कहते हैं अटेंशन एवरीवन। आज हमारे साथ एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। वहाँ पर बैठी सारी लड़कियां बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है क्योंकि हमारा एमसी है ही बहुत ज्यादा हैंडसम। और वहीं पर क्लास में एक बुरी लड़का भी बैठा होता है जो कि गाली देकर कहता है अब ये हरामी कौन है। यूजिन टीचर के साथ खड़ा होता है। टीचर सारे बच्चों से कहती है आज से ये लड़का हमारी क्लास में तुम सब लोगों के साथ बैठकर पढ़ेगा। यूजिन उन सब की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहता है मुझे तुम लोगों से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। यूजिन यहाँ पर नाइस गाय बनने की ट्राई कर रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि ये यंग असैसिन है, एक मर्सनरी है जो कि सिर्फ फाइट करना जानता है। और अब हम देखेंगे स्कूल लाइफ में कैसे ढलता है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें वापस से स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारे हीरो की छोटी बहन बैठी हुई होती है जो कि अपने क्लास में बैठी होती है। पेपर बैठे वो अपने भाई के बारे में सोच रही होती है और कहती है मेरा भाई तो अभी तक स्कूल में आ चुका होगा और वो अपनी क्लास में बैठ गया होगा। इसी वक्त एक लड़की भागते हुए क्लास में आती है और कहती है तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, मैंने आज एक बहुत ही हैंडसम लड़के को देखा है और वो वाकई में बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, मुझे तो आज रात को नींद भी नहीं आने वाली है। और फिर बाकी की सारी लड़कियां भी उसके आगे आके जमा हो जाती है। वो सारे उस लड़के की हैंडसमनेस के बारे में बातें करना शुरू कर देती है। हीरो की बहन का नाम यू डायोन है। डायोन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है ये लड़कियां कह रही कि वो लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम है, लगता है ये मेरे भाई के बारे में बात कर रही है। लेकिन वो सोचती है लड़का बाकी में जो यहाँ पर आया है क्या वो वाकई में मेरा भाई है। वो अपने कॉपी के ऊपर भी अपने भाई का नाम लिख रही होती है। साथ ही हमें एक बैकग्राउंड स्टोरी बताया जाता है। 10 साल पहले मेरा भाई अपने मॉम डैड के साथ प्लेन पे जा रहा होता है। प्लेन क्रैश में मेरे भाई की मौत हो गई। मैं तो ऐसा ही लगा था, लेकिन 10 साल के बाद मेरा भाई वापस आ गया है, पता नहीं कैसे। बैकग्राउंड सीन में दिखाया जाता है जब वो अपना भाई रिसीव करने के लिए अपने ग्रैंडपा के साथ एयरपोर्ट पे जाती है। ग्रैंडपा अपने पोते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, साथ ही वो रो रहे होते हैं। जबकि डायन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, वो अपने भाई को 10 साल बाद देख रही होती है। डायन वहाँ पर हक्की बक्की खड़ी होती है और कहती है क्या वाकई में लड़का मेरा भाई है। ग्रैंडपा अपने गले में उसको लगा लेते हैं जबकि वो यूजिन अपने गले को मोड़ते हुए अपनी बहन की तरफ देखता है, उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी बहन से कहता है तो तुम्हारा नाम डायोन है। डायोन वहाँ पर बैठी बैठी अपनी बैकलेस फैमिली
मेमोरी में खोई होती है। इसी वक्त उसके पास एक बुरी लड़की आती है और उसे पुकार पुकार कर कह रही होती है, टाइजन तुम मेरी बात सुनो, क्या तुम बहरी हो गई हो? अति टाइजन अपनी आंखें खोलती है और कहती है, लड़की उसे कहती है, कमीनी कुतिया कहीं की, मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? बहरी हो गई है क्या? टाइजन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं गया। वो लड़की टाइजन से कहती है, ठीक है इस बार मैं तुझे माफ कर देती हूँ, लेकिन पीई क्लास में मुझे तुम्हारे जिम वाले कपड़े चाहिए, तुम अपने साथ लेकर आई हो या नहीं? टाइजन उसे कहती, हाँ अब मैं अपने साथ लेकर तो आई हूँ, लेकिन मैं अगर तुम्हें अपनी ड्रेस दे दूंगी तो जिम क्लास में मैं क्या पहनूंगी? वही लड़की उसके सर में मारती है और कहती है, कमीनी तेरे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम मेरे सामने बोल रही है? तुझे किसने कहा तुम मेरे सामने बात कर सकती है? तुझे अपनी ड्रेस मुझे देनी है, मतलब देनी है। तुम अपनी ड्रेस कहाँ से लेकर आएगी वो मेरा मसला नहीं है। बाकी की सारी लड़कियां ये बहुत ज्यादा डर जाती है। उस बुरी लड़के के साथ उसकी एक दोस्त भी होती है। वो डायन से कहती है, हमने तुझे कुछ दिन तक इग्नोर क्या किया, तू तो हमें इग्नोर कर रही है। तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आया तो तुझे हमें इन लड़कियों के सामने इतना पीटेंगे कि तू बहुत शर्मिंदा हो जाएगी और रोते हुए यहाँ से वापस जाएगी। क्या तू ऐसा ही चाहती है? डायन उनकी बात सुनने के बाद अपना सर नीचे झुका लेती है। नेक्स्ट सीन क्लास 3-2 का दिखाया जाता है। यहाँ पर यूजिन है। यूजिन टीचर के पास ही खड़ा होता है। टीचर सारे बच्चों से कहती है, आज से ये लड़का हमारी क्लास में बैठेगा। टीचर सारे बच्चों से कहती है, ये लड़का पिछले 10 साल से अब्रॉड में रह रहा था अपनी किसी वजह से, लेकिन अब ये वापस आ गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम सारे बच्चे इसके साथ कोऑपरेट करो और यहाँ पर एडजस्ट होने में इसकी हेल्प करो। लड़कियां तो सारी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि हमारा हीरो बहुत ज्यादा हैंडसम है। बाकी सारे जल रहे होते हैं। उनमें से एक बुरी लड़का भी होता है जो कहता है, अब ये कमीना कहाँ से आ गया? वहीं पर एक शरीफ सा चंपू लड़का बैठा होता है जो हमारे हीरो का दोस्त बनने वाला है। उसके पास वाली सीट खाली होती है। टीचर यूजिन से कहती है, वो सामने वाली सीट खाली है, तुम वहाँ पर जाकर बैठ सकते हो। यूजिन चलता हुआ अपनी सीट की तरफ जा रहा होता है। वहीं पर रास्ते में एक और बुरी लड़का बैठा होता है। किसी भी क्लास में गुंडों की कमी नहीं होती है। हर एक क्लास में एक आग तो बदमाश बच्चा होता ही है। ये लड़का यूजिन की तरफ देखकर सोच रहा होता है, यहाँ पर हो क्या रहा है? इस सारे इस लड़के को देखकर इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों है? आखिर इस लड़के में इतना क्या खास है? मुझे तो ये किसी भी एंगल से अच्छा रैंसम दिखाई नहीं दे रहा। लड़के के पीछे जो मेन गुंडा बैठा होता है वो कहता है, हे जायोंग, वो तेरी तरफ ही आ रहा है। जायोंग भी उसका इशारा समझ जाता है, फिर पंगा लेना है। सोचता है कमीना तो बहुत ही सीधा आराम से चलता हुआ आ रहा है, चलो फिर ठीक है, सभी के सामने इसे शर्मिंदा करते हैं। वो लड़का अपने सीट पर बैठे बैठे अपने पाँव को साइड में करता है, सामने करते हुए उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन यूजिन उसके पाँव के पास आकर रुक जाता है। जायोंग भी उसका देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है, मेरी टांगों की टाइमिंग तो एकदम परफेक्ट थी, लेकिन ये अचानक से रुक कैसे गया? लगता है इसे पहले से पता था। यूजिन जिंग की तरफ मुड़ के देखता है और जिंग सोचता है, इस महीने को क्या लगता है, ये है कौन? ये लगता है ये बहुत बड़ा हीरो है, और ये मेरी तरफ इस तरह घूर के क्यों देख रहा है? ली यूजिन को गाली देते हुए कहता है, कमीने कहीं के, कमीना कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ घूरने की? यूजिन को उसकी बात सुनकर गुस्सा तो आता है, साथ ही उसे एक ब्लैक फ्लैश मेमोरी याद आती है जहाँ पर लेफ्टिनेंट उसे कुछ कह रहा होता है, यूजिन मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम स्कूल में जाने वाले हो, हम लोग तुम्हें कोरिया के स्कूल में भेज रहे हैं। वहाँ पर जाकर किसी के साथ भी फाइट नहीं करना है, तुम्हें हर हाल में किसी के साथ भी फाइट नहीं करनी है। यूजिन लेफ्टिनेंट से कहता है, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है। ऑफिसर उसे कहते हैं, तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो गए हो। साथ ही यूजिन अपने ऑफिसर से कहता है, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ, ऐसे फाइटिंग कैसे करता हूँ जबकि मुझे उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है। पहले मैं उन सभी के बारे में डेटा इकट्ठा करूंगा और देखूंगा उनके पास कौन कौन से वेपन्स है, तो वो सारे मेरे ऊपर किस किस तरह से अटैक कर सकते हैं, कि बिना डेटा के मैं उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, नहीं वो लोग मुझे मार ही न डाले। वो लेफ्टिनेंट उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, कहता है, इस दफे कुछ भी बात समझ नहीं आ रही। विजन कहता है, लेफ्टिनेंट आप मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैंने बैटल फील्ड पर 10 साल गुजारे हैं, आपको लगता है मैं एक स्कूल को हैंडल नहीं कर पाऊंगा? लेफ्टिनेंट उसकी बात सुनकर कहते हैं, अब बस करो, मैं तुम्हें इसलिए नहीं कह रहा कि उनके साथ फाइट नहीं करनी क्योंकि तुम्हारे पास डेटा नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें उनके साथ फाइट नहीं करनी वरना तुम उन लोगों को मार डालोगे। सारे बेचारे तो बस बच्चे हैं। चोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। यूजिन उस लड़के के सामने खड़ा होता है, पुलिस उससे कहता है, वो कमीने लड़के, क्या लगता तुम्हें आवाज कम आती है? मैंने तुझसे पूछा कि तू मुझे घूर कर क्यों देख रहा है, क्या तू मरना चाहता है? यूजिन उससे अभी भी कोई जवाब नहीं देता।
टीचर उससे कहती है, तुम अभी तक वहीं पर क्यों खड़े हो, तुम जाकर अपनी सीट पर क्यों नहीं बैठ रहे। यूजिन टीचर से कहता है, आई एम सॉरी टीचर, मैं अभी जाकर बैठ जाता हूँ। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ जाता है। जेयंग हंसना शुरू कर देता है, सोचता है मुझे तो लगाती है बहुत बड़ा 30 मार खा है, लेकिन ये तो मुझसे डर गया। कि दूसरा वाला भी बुली भी थोड़ा सा मुस्कुरा रहा होता है। वो सोचता है लगता है ये डर गया है। चंपू साइड हीरो का नाम पार्क है, क्या तुम्हारे साथ बैठने वाला है, टीचर उससे कहती है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम उसका पूरा ध्यान रखो, आज से ये तुम्हारा सीट मेट है। टीचर क्लास खत्म करने के बाद कहती है, तुम सब क्लास को एंजॉय करो, मैं तुम लोगों से कल मिलती हूँ। पार्क हंसते हुए कहता है, हेलो मेरा नाम पार्क है, तुम मुझे पार्क कह सकते हो। पार्क उससे कहता है, तुमने अपना नाम यूएजिन का बताया था है ना। यूजिन उससे कहता है, हाँ मेरा नाम यूएजिन है। पार्क फिर उन दोनों बुरी लड़की की तरफ देखता है और बोलता है, यूजिन को उन दोनों लोगों के बारे में बताता है। पार्क उससे कहता है, ये देखकर तुम तो थोड़ा हैरान हो रहे होगे, मैंने देखा ली ने तुम्हारे तरफ अपनी टांग की थी और तुम्हें गिराने की कोशिश की थी। पार्क उससे कहता है, लड़के ने जिसने तुम्हारे सामने अपना पाँव किया था वो एक बुली है, उसके पीछे तरफ जो गुंडा बैठा है उसका नाम जियो योजिन है, वो दोनों ही हमारे क्लास के सबसे बड़े बदमाश लड़के हैं, तुम्हें इन दोनों से बचकर रहना होगा। यूजिन कहता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। पार्क कहता है, कोई बात नहीं, हमारी दूसरी क्लास मैथ्स की है और मैथ्स के टीचर आने वाले ही होंगे। पार्क हंसते हुए सोचता है, ये लड़का तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और वो बोलता है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। फिर वो उससे कहता है, तुम्हारे मन में अगर कोई भी क्वेश्चन होगा वो तुम मुझे बताना, मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी उतनी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर मैथ्स टीचर आ जाते हैं और वो सभी बच्चों से कहते हैं, तुम लोग जल्दी से अपने मैथ्स बुक का पेज 47 खोलो। और फिर वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखना स्टार्ट कर देते हैं। मैथ्स के सम्स लिख रहे थे, एल्जेब्रिक सम्स। सारे बच्चे बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे, लेकिन हमारा यूजिन बहुत ही फोकस था, वो एकदम फोकस होकर ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहा होता है। जबकि सारे के सारे बच्चे कोई कोई एकदम बोर हो रहे थे और कोई कोई डेस्क के ऊपर सो भी रहे थे। और पार्क भी बहुत अच्छे से सुन रहा था टीचर की सारी बातें, और वो ब्लैक बोर्ड की तरफ भी देख रहा था और अपनी कॉपी में नोट्स ले रहा होता है। यूजिन बाकी के सारे बच्चों को देखता है, वो सारे अपने अपने काम में लगे हुए होते हैं, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। और फिर वो खिड़की के बाहर की तरफ देखता है जहाँ पर पीई की क्लास हो रही होती है और सारे बच्चे वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। सभी को एक्सरसाइज करते हुए देखकर हमारे एमसी को भी अपनी पास्ट की लाइफ याद आ जाती है। वो एक असैसिन बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। वो एक छोटा सा बच्चा था, उसे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग किया जाता था, भगाया जाता था, यहाँ तक कि वो भागते भागते बहुत ही ज्यादा थक जाता था और फाइट में बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता। फिर उन्हें स्वॉर्म के अंदर गहरे पानी के अंदर से गुजरना पड़ता, रस्सी के साथ लटक कर दीवारें पर चढ़नी पड़ती, निशानेबाजी की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती। यूजिन अपने इन ख्यालों में खोया होता है, अपने हाथ में गन लेकर निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर सीन्स प्रेजेंट में आ जाता है और वो अपने आंखों को खोल के सोचता है, मैं इस वक्त कोरिया में हूँ और ये वाला कंट्री बहुत ही ज्यादा पीसफुल है, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर बहुत ज्यादा वॉर थी। फिर सीन चेंज होता है, छुट्टी के वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर छुट्टी के बाद सारे बच्चे स्कूल से बाहर निकल रहे होते हैं। डायोन के साथ बाकी सब बहुत सारी लड़कियां होती है अगल बगल, वो सब गेट की तरफ चल रहे थे। डायोन गेट की तरफ देखती है, वहाँ पर हमारा एमसी खड़ा होता है। सारी लड़कियां सोच रही थी लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम है, ये यहाँ पर किसका इंतजार कर रहा होगा। डायोन अपने भाई की तरफ देखती है और बोलती है, ओप्पा यहाँ पर क्या कर रहा है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है, ओप्पा दोस्तों, ओप्पा मतलब बिग ब्रदर होता है कोरियन में। ओप्पा क्या तुम यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे हो। यूजिन उससे कहता है, हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ हम दोनों साथ में वापस घर जाएं, क्या तुम्हारा और कोई प्लान तो नहीं है। डायन जल्दी से अपने आसपास देखती है और बोलती है, नहीं मेरा कोई प्लान नहीं है। जिन उसे कहता है, चलो ठीक है फिर हम लोग इकट्ठे घर चलते हैं। डायन मुस्कुराते हुए उसके साथ साथ चल पड़ती है। दोनों रास्ते में चलते जा रहे होते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। यूजिन उससे कहता है, तुम्हें बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा। डायन उससे कहती है, नहीं इतना भी ज्यादा अजीब नहीं है। यूजिन उससे कहता है, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल फील कर रहा हूँ, मैं भी काफी ज्यादा हैरान हूँ। बोलता है, जब हमारा प्लेन क्रैश हुआ था तब मैं सिर्फ 9 साल का था और तुम बस 7 साल की थी। मेरे पास तुम्हारी और ग्रैंडफादर की ज्यादा मेमोरीज नहीं है, मुझे बस इतना याद था कि मेरी एक छोटी बहन है, साथ ही एक ग्रैंडपा है। लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा क्योंकि तुम बस उसमें 7 साल की थी। मॉम डैडी गुजरने के बाद ग्रैंडपा ने तुम्हें बहुत अच्छे से संभाला है। तो चलते हुए एक होटल के सामने से गुजरते हैं, वहीं पर डायन की एक लड़की आवाज लगाती है। ये लड़की अंदर बैठक कह रही होती है, हिजन ने कब कहा था वो यहाँ पर कब आने वाली है। ईजिन वही लड़की है जो क्लासरूम में डायन से उसके पी वाली ड्रेस मांग रही थी। लड़की के साथ दो और लड़के होते हैं जो वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर उनकी नजर डायन पे पड़ती है। वो लड़की कहती है, ये तो डायन है। डायन उसकी आवाज सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाती है, सोचती है अब मैं क्या करूं, मैं तो अभी उपा के साथ हूँ। बुरी लड़की का दोस्त उससे कहता है, क्या तुम इस लड़की को जानते हो।
वो लड़की कहती है हाँ ये मेरी क्लास फेलो है। एजिन जिस लड़की को बुली कर रही थी वही लड़की है। डायोन हंसते हुए कहती है डायोन ये लड़का कौन है, ये क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वैसे शक्ल से लगता तो नहीं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो सकता है, क्योंकि तेरे सी लड़के के साथ इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड कहाँ से आएगा। डायन उससे कहती है ऐसी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, ये मेरा बड़ा भाई है। वो लड़की उससे कहती है हमें तो इस बारे में पता भी नहीं था कि तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है। यूजिन अपनी बहन से पूछता है कि तुम्हारे दोस्त है। डायन उससे कहती है हाँ ये मेरी दोस्त है, ये लोग मेरे क्लासमेट्स हैं। लड़की हंसना शुरू कर देती है और कहती है क्या डायन तो अपने भाई से भी झूठ कह रही है, मैं कब से तेरे दोस्त बन गई। डायन बहुत ज्यादा घबरा जाती है उसकी बात सुनकर। वो सोचती है मेरे भाई को सब कुछ पता चल जाएगा, ये लड़कियां मुझे बुली करती है। यूजिन भी उनकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। उनके साथ वाला लड़की का बॉयफ्रेंड है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। चिल्ला के बोलता है ओए हरामी तू मेरे तरफ घूर घूर के क्या देख रहा है। एकदम गुंडे ऐसा बोलता है मेरी तरफ घूरना बंद करना वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। लड़का कहता है अपनी गर्लफ्रेंड से लगता है लड़के का दिमाग खराब हो गया है, ये तो अभी तक हमें घूर घूर के देख रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है मुझे नहीं पता। उसके साथ वही लड़का जो उससे पहले से गन की धमकी दे रहा था वो खड़ा हुआ था और कहता है लगता है इससे हमसे फाइट करनी है। इस तरह कमीने कहीं पर भी निकल आते हैं, चलो मैं इनको सबक सिखा कर आता हूँ। वो मोटा लड़का सीधा यूजिन के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उससे कहता है लगता है थोड़ी देर पहले तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने तुमसे कहा था घूरना मुझे बंद कर वरना मैं तुझे मार डालूंगा। ओए हरामी क्या तू अपनी बहन के सामने कूल बनने की कोशिश कर रहा है, लगता है तुझे मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है। यूजिन उसकी तरफ देखकर अपना हिसाब लगा रहा होता है। वो सोचता है ये मेरे साथ फाइट करने के लिए आया है लेकिन इसके पास कोई भी वेपन नहीं है और ये बिल्कुल डिफेंसलेस है और ये ऊपर से मेरे बहुत ज्यादा करीब आ गया है। ऐसे मैं तो बस इसे एक ही पंच मारकर इसका काम तमाम कर सकता हूँ। इसने अपनी गर्दन भी इस तरह उठा रखी है, ऐसी गर्दन के नीचे पंच मार के इसके ट्रैके को ब्रेक कर दूं। इसने अपने हाथ दोनों जेबों में डाले हुए हैं, इसके पास कोई भी वेपन नहीं हो सकता। और ये दुश्मन मेरे सामने इस तरह क्यों खड़ा है, क्या ऐसे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर कि ये मुझे हरा सकता है बिना वेपन्स को यूज किए। साथ ही उसे अपने लेफ्टिनेंट की बात याद आती है। लेफ्टिनेंट ने उससे कहा था कि फाइट मत करना, लेकिन फिर सोचा चलो छोड़ो दफा करो इसको, तो बहुत ज्यादा वीक है, अगर मैं इसे मारूंगा तो ये मर जाएगा। साथ ही वो लंबा सा सांस लेता है और उसके ये देख कर गुंडे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो यूजिन की शर्ट पकड़ के उसे थप्पड़ मारने लगता है और कहता है तुझे क्या लगता है तू मुझे इग्नोर कर सकता है। जैसे वो यूजिन को थप्पड़ मारने वाला होता है डायोन आगे बढ़ती है और सर झुका के कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपने भाई की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मेरा भाई यहाँ पर नहीं था, पिछले 10 साल से अब्रॉड में रह रहा था, इसलिए इसके यहाँ पर कल्चर के बारे में नहीं पता। यूजिन अपनी बहन को माफी मांगते हुए देखकर लड़की की तरफ देखता है। लड़की हंस रही होती है और साथ ही उसका बॉयफ्रेंड भी हंस रहा होता है। वो मोटा लड़का भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। डायोन से बोलता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये हरामी 10 साल से बाहर रख कर आया है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी तरफ घूर रहा था, मुझे इसे सबक सिखाना है। यूजिन अपनी बहन की तरफ फिर देखता है, उसकी बहन बहुत डरी हुई दिखती है और डर के मारे रोने ही वाली होती है। यूजिन जल्दी से उस लड़के के बाजू पर पंच मारता है, लड़का पीछे की तरफ हट जाता है और अपनी बाजू को पकड़ चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है ये बहुत दर्द कर रहा है, लगता है मेरी हड्डी टूट गई है। यूजिन अपने बैग को उतार कर अपने कोट को उतार कर अपनी बहन के पास चला जाता है। उसकी बहन डरते हुए अपने भाई से बोलते भाई यहाँ से चलो। यूजिन डायोन से कहता है 1 मिनट तुम यहाँ पर रुको, और वो अपना कोट उठाकर उसके मुंह पे रख देता है और बोलता है इधर मत दिखना। उसी पर तू मोटा लड़का यूजिन को गालियां देते हुए उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी यूजिन जल्दी से पीछे घूमता है और एकदम कोने से अपने हाथ के उसके ठुड्डी पर जोर से मारता है, जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है और उस मोटे के दांत टूट जाते हैं। मोटा पीछे जाके टेबल पर गिरता है और ये देखकर वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन अपने आप में सोचता है लगता है मैंने लेफ्टिनेंट को दिया हुआ वादा स्कूल के पहले दिन ही तोड़ दिया है, मुझे बाद में उनसे माफी मांगना पड़ेगा। वो मोटा लड़का नीचे गिरा हुआ होता है और उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है, कि दूसरा लड़का बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है ये हरामी है कौन, इसने बस एक ही पंच में उसे नीचे गिरा दिया। यहाँ पर नेक्स्ट सीन सोल्जर कैंप का दिखाया जाता है, पर सोल्जर्स ट्रेनिंग करते हुए दिखाए जाते हैं। वहीं पर लेफ्टिनेंट खड़े होते हैं, उसके पास एक सोल्जर आके बोलता है लेफ्टिनेंट आपने कहा था आज के दिन यूजिन स्कूल जाने वाला है और उसका आज पहला दिन होने वाला है। लेफ्टिनेंट उससे कहता है हाँ वो आज ही के दिन स्कूल जाने वाला है, लेकिन मैं उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने पूरा 1 साल लगाया है उसे एजुकेट करने में, उसे स्कूल जाकर किस तरह पेश आना है, बाकी बच्चों के साथ किस तरह बिहेव करना है। तो सोल्जर उससे कहता है सर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ने बहुत समय हमारे सोल्जर के साथ यहाँ पर गुजारे हैं, वो अपने आप को स्कूल में एडजस्ट कर लेगा। साथ ही लेफ्टिनेंट कॉन्फिडेंट होकर कहता है मुझे पता है वो मेरे सारे रूल्स को फॉलो करेगा, वो अपने आप को बहुत ही अच्छे से एडजस्ट कर रहा होगा क्योंकि उसने उन्हें मैंने पर्सनल ट्रेनिंग दी है। मुझे भी लेफ्टिनेंट से कहता है हाँ लेफ्टिनेंट आप बहुत अच्छे कोच हैं, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। साथ ही सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यूजिन उनके सारे रूल्स के धज्जियां उड़ा रहा होता है, उस मोटे लड़के को पंच मारा होता है,
उसके बाद वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। यूजिन बोलता है, लगता है मैंने लेफ्टिनेंट को दिया हुआ वादा तोड़ दिया है। फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है, इसकी तो आंखें घूम गई है, लगता है एक ही पंच से बेहोश हो गया। मुझे तो लगा था ये दुश्मन बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। फिर वो दूसरे वाले लड़के के पास देखता है, वो लड़का पहले ही बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो उसकी तरफ देख ही रहा होता है। यूजिन बड़ी स्पीड के साथ उसके पास पहुंच जाता है, फिर जोर का पंच मारता है। अपने बाजू को सामने करते हुए यूजिन के पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। यूजिन उसके पेट में जबरदस्त पंच मारता है। इस जोर से वो पिज्जा की दीवार के पास गिरता है और अब से वो बुरी लड़की बचती है। तो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और उसे घूर घूर कर देखता है। तो जैसे वो और भी ज्यादा डर जाती है। यूजिन उससे घूर घूर कर देख रहा था, जैसे कि उसके ऊपर अटैक करने वाला है। उसी वक्त उसकी बहन अपने सर से कोट को उतार देती है और कहती है, ओप्पा वहां पर क्या कर रहे हो। वो बाकी दोनों लड़कों की तरफ देखती है, उससे सोचती है कि किसान के साथ क्या हुआ। कोट तो मेरे सर के ऊपर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए था और इतने कम टाइम में ये सब कुछ कैसे हो गया। और अभी भी वो लड़की बुरी लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वो डायन को कुछ भी नहीं कहती। जिस दिन उसके पास से चुपचाप गुजर जाता है, डायन के पास जाता है और उससे कहता है, कहे तुम ये सब देखकर सरप्राइज तो नहीं हो गई। डायन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर उससे कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद के ला सकता हूँ, हम दोनों बैठकर खाएंगे। डायन उससे कहती है, नहीं ठीक है, मुझे भूख नहीं लगी। यूजिन कहता है, चलो ठीक है फिर हम घर चलते हैं। डायन फिर यूजिन को उससे कोट देती है और कहती है, भाई आपका कोट। यूजिन डायन की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। बुरी लड़की देखकर उसको कह रही होती है, क्या वो वही लड़का है जो थोड़ी देर पहले हम सबको यहाँ पर पीट रहा था? लेकिन देखो अभी कितना ज्यादा शरीफ बन गया है। फिर वो दोनों आगे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। डायन वो बुरी लड़की की तरफ देखती है और उससे कहती है, मैं वापस घर जा रही हूँ। यूजिन भी उसकी तरफ घूर के देखता है। वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करती। फिर वो दोनों आगे चल जाते हैं। डायन अपने भाई से कहती है, ओप्पा थोड़ी देर पहले उन दोनों बुरे लड़के को तुमने मारा है? यूजिन उससे कहता है, हाँ मैंने उन दोनों को मारा। डायन सुनने के बाद सोच रही होती है, मेरा भाई शकल से उसे दिखता तो नहीं है, ये किसी को मार भी सकता है और ये बहुत ज्यादा सिंपल बंदा है। डायन अपने भाई से कहती है, क्या तुम्हें पता है यहाँ पर कोरिया में कोई भी किसी तरफ इस तरह घूर के नहीं देख सकता? तुम उन दोनों की तरफ घूर के देख रहे थे, जैसे हम दोनों ने रिएक्शन दिया, बाकी भी ऐसे रिएक्शन देते हैं, इसलिए किसी को घूर के मत देखना। यूजिन उससे कहता है, लेकिन जहाँ पर मैं रहता था वहां पर हमें हर चीज के ऊपर नजर रखनी पड़ती थी, एक दूसरे की तरफ घूर पे भी देखना पड़ता था, क्योंकि अगर नजर घटी हटी तो दुर्घटना घटी। डैन उससे कहते क्या वाकई में ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पर तुम दूसरे के ऊपर नजर नहीं हटा सकते? फिर डैन उससे कहते, तो यहाँ पर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम दोनों गुरु क्यों देख रहे थे? लेकिन उससे कहता, तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम उन लोगों की वजह से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मुझे लगा वो शायद वो तुम दोनों को तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल रहे थे, इसलिए मैंने उन लोगों को पीटा है। तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना फर्ज बनता है। डैन उसकी बात सुनने के बाद अपना सर झुका लेती है। यूजिन उससे कहता है, क्या हुआ तुम्हें, मैंने कोई गलत कहा क्या? लेकिन डायन उससे कोई भी जवाब नहीं देती। फिर वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद रात का सीन दिखा देते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा यूजिन से कहते हैं, बेटा तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं ये सब कर सकता हूँ, तुम आराम से बैठो और खाना खाओ। यूजिन ने अपना पहना होता है और अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा आप जाकर आराम कीजिए, मैं सारे डिशेस धो दूंगा, आपको इन सब कामों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब काम करो, तुम इतने सालों के बाद वापस आए हो। फिर दादा जाकर बेंच पे बैठ जाते हैं और यूजिन सारे बर्तन धोना शुरू कर देता है। ग्रैंडपा यूजिन से पूछते हैं, क्या तुम्हें खाना पसंद आया? मैंने आज बहुत ही मन लगा के खाना तैयार किया है, सिर्फ स्पेशल तुम्हारे लिए। मेरी कुकिंग स्किल्स इतने अच्छे तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि तुम्हें पसंद आया होगा। यूजिन ग्रैंडपा से कहता है, खाना बहुत ज्यादा अच्छा था, मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, मैंने इस अच्छे खाना कभी नहीं खाया। ग्रैंडपा ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आयन अपने दादाजी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है और सोचती है, दादाजी इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि यूजिन ने उनके खाने की तारीफ की है। यूजिन की वापस आने के बाद कुकिंग क्लासेस लेते रहे हैं। दादाजी उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हें खाना पसंद आया डायन? डायन बोलती है, जी दादाजी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। ग्रैंडपा यूजिन से पूछते, तुम्हारा स्कूल का पहला दिन कैसा रहा, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? यूजिन बर्तन धोते हुए पर रुक जाता है और अपने ग्रैंडपा से कहता है, वो बोलता है एक मसला था, लेकिन वो अपनी बहन की तरफ देखते हुए, अब कोई भी मसला नहीं है, सब कुछ ठीक है। घंटा कहता है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तो अपने स्कूल में एडजस्ट हो गए हो। तो रात काफी ज्यादा हो जाती है, वो सारे अपने आप को गुड नाइट बोल के सो जाते हैं। यूजिन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और साथ ही अपने दादाजी की सारी मेमोरीज को याद कर रहा होता है। जब वो पहली बार एयरपोर्ट पे आया था तो दादाजी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, कह रहे थे कि ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने तुम्हें जिंदा वापस भेज दिया, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, से कम तुम तो वापस आए। हमारे पास हमारी बहुत ज्यादा मेमोरीज तो नहीं होंगी, पर खास बात यह है कि तुम हमारे पास वापस आ गए हो। साथ ही खाने का सीन दिखाते हैं, दादाजी उसके सामने बहुत सारे खाने रखते हुए होते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है, तुम अब्रॉड में किस तरह खाना खा रहे होगे,
पर मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ बनाया है। यूजिन भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। साथ ही अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है, मैं अपनी फैमिली के पास वापस आ गया हूँ। लेकिन जैसे वो अपनी आंखें बंद करता है, उसे प्लेन क्रैश का हादसा याद आता है। इसके अंदर वो अपने मॉम डैड के साथ बैठा हुआ था। उस प्लेन के अंदर कोई तकनीकी खराबी आ गई होती है। सारे लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। सारे लोग ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर प्लेन के अंदर यूजिन को भी दिखाते हैं, क्योंकि अपनी मॉम डैड के साथ बैठा होता है। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं। दोनों ही उसको अपनी बॉडी से कवर कर लेते हैं। इसी को दिखाता है वो जहाज नीचे जाके क्रैश हो जाता है। फिर जहाज क्रैश होता है, उसी वक्त यूजिन बिस्तर से उठकर बैठ जाता है। इन्हीं बैड मेमोरीज की वजह से यूजिन को कभी अच्छे से नींद नहीं आती। यूजिन जल्दी से उठकर बैठ जाता है, लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर देता है। जब उसे रियलाइज होता है वो अपने घर में अपने रूम में बैठा था। फिर रियलाइज होता है कि ये एक सपना था। वो टाइम की तरफ देखता है तो 7:10 हो गए होते हैं। उसके उठने का टाइम हो गया था। उसे तैयार होकर स्कूल भी जाना है। उठकर अपने रूम से बाहर आ जाता है। उसकी छोटी बहन डायोन उसके लिए खाना गर्म कर रही होती है। बाहर आता है और बोलता है, डायोन ये तुम क्या कर रही हो? वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर रही हूँ। तुम्हें जगाने के लिए थोड़ी देर में आने ही वाली थी। यूजिन उससे कहता है, ग्रैंडफादर कहाँ पर है? वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। डायोन कहती है, वो तो काम पर चले भी गए हैं। यूजिन कहता है, कौन से काम पर गए हैं? डायोन उससे बताती है, दादाजी ने तुम्हारे आने की खुशी में कोई छुट्टियां ली होती है, इसलिए वो घर पर थे। लेकिन आज से वो दोबारा काम पर चले गए। डायोन ने पहले से यूनिफॉर्म पहन रखा होता है और यूजिन को कहती है, मुझे स्कूल जल्दी जाना है, इसलिए मैं पहले जा रही हूँ। तुम खाना खाकर आ जाना। ये रात का बच्चा खाना तुम्हारे लिए गर्म कर दिया है। तो दरवाजा बंद कर घर से चली जाती है। यूजिन अपनी बहन की तरफ देखता है, फिर वो खाने की तरफ देखता है। बैठ कर खाना खाने लगता है। स्कूल का सीन दिखाया जाता है। ये लड़के दिखाते हैं जिसके दोस्तों ने कल यूजिन से बहुत ज्यादा मार खाई थी। लड़की हेजिन को सारी बात बता देती है। हेजिन कहती है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि उस कमीनी का एक भाई भी है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसने तुम्हारे दोस्तों को बहुत ज्यादा पीटा। क्लास 3-2 में जो नया लड़का आया है वही उसका भाई है। ये बताती है। वो लोगों को मार पड़ रही होती है यूजिन से। लड़की बहुत ज्यादा घबराई होती है। वो अपने दोस्त के पास आती है और उससे कहती है, क्या तुम ठीक हो? और वो वहां पर मार खा के बैठा हुआ होता है। नाक और मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। उस लड़के से कहता है कि मैं तुझे किसी एंगल से ठीक लग रहा हूँ। वो सोच रही होती है, डायन का भाई तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसने एक ही हिट के साथ इन सब का काम तमाम कर दिया। जिनकी दोस्त बहुत ज्यादा डरी होती है और सोच रही होती है, हम लोग क्या करेंगे? क्या हम अभी भी उस लड़की डायन को बुली करेंगे या नहीं? अगर हम उसके साथ ऐसा करते रहे तो उसका भाई तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो हमें मारेगा। इससे वो लड़का मुझे देख रहा था घूर घूर कर। मैं तो बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। लेकिन साथ ही वो अपनी दोस्त हेजिन की तरफ देखती है और सोचती है, मुझे उस लड़के से डरने की जरूरत नहीं। जब तक हेजिन मेरे साथ है। हेजिन का बड़ा भाई स्कूल की सबसे बड़ी गैंग में है, थर्ड ईयर क्लास के अल्फा ग्रुप में है और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग भी है। एक सीन में स्कूल के एक एरिया का दिखाया जाता है जहाँ पर डायन सीढ़ियों से उतर रही होती है। हेजिन वहीं पर आती है और उसके सर में पेपर मारती है। कहती है, ओ डायन कहाँ पर जा रही है? डायन उसे कहती है, ये क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों मारा? डायन उसे कहती है, रोना बंद कर मेरे साथ आओ। डायन उससे कहती है, लेकिन तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? जिन उसके सामने आते और हंसना शुरू कर देती है और कहती, तेरी हिम्मत कैसे हुई उससे सवाल पूछने की? मुझे कहा ना मेरे साथ आ, तो चुपचाप यहाँ पे मेरे साथ चलो। तेरा भाई क्या आ गया? तो बहुत ज्यादा साड़ी बन रही है। अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप मेरे साथ चलो, और कहीं ऐसा ना हो मैं तेरे यहीं पर मार दूं। सबके सामने तेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। नेक्स्ट सीन उसके स्कूल का बाहर का दिखाया जाता है, वॉशरूम के पास का, जहाँ पर हेजिन डायन को बहुत ज्यादा पीट रही होती है। वो डायन के पेट पे किक मारती है। उससे डायन पीछे से कचरे की बाल्टी के पास जाके गिर जाती है। हेजिन उसे मारकर गिराने के बाद कहती है, मैंने तुझसे कहा था ना कि आगे से मुझे जवाब ना दिया कर। लगता है तो ये सारी बातें भूल चुकी है। डायन उससे कहती है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। हेजिन उसे कहती है, मासूम बनने का नाटक मत कर। कल तू अपने भाई को साथ लेकर आई थी वो होटल में, जिसने मेरे दोस्त के दोनों दोस्तों को बहुत ज्यादा पीटा। क्या तू वो सारी बात भूल गई है? तो डायन, तुझे क्या लगता तेरे भाई को थोड़ी बहुत फाइटिंग जानता है? मतलब ये नहीं कि उस स्कूल में तो हमारे सामने आकर खड़ी हो सकती है। शायद तू भूल रही है कि मेरा भाई कौन है। लेकिन अब तेरी एक छोटी सी गलती की वजह से तेरे भाई की स्कूल लाइफ पूरी तरीके से बेकार होने वाली है। कि मैंने अपने भाई को बोल दिया है, अब तक तो उसने बहुत ज्यादा पीट दिया होगा तेरे भाई को। एन उससे कहती है, लेकिन इन सबका तुमसे क्या ताल्लुक है? उसके पास बढ़ जाती है और कहती है, ओ डायन, शायद तुझे नहीं पता, जिस लड़की को तेरे भाई ने मारा था वो लड़का मेरा भाई का दोस्त है। मेरा भाई अपना दोस्त का बदला तो जरूर लेगा। और इस वक्त मेरा भाई तेरा भाई क्लास में चला भी गया होगा उसे मारने के लिए। बस सुनते ही डायन बहुत ज्यादा घबरा जाती है। चिल्लाकर उससे कहती है, लो मेरे भाई के साथ क्या करने वाले हो? हेजिन उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। वो कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह चिल्ला के बात करने की? एक बार मेरे सामने इस तरह बात की तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी।
लेकिन उसे थप्पड़ खाने के बाद रोना शुरू कर देती है। सोचती है मेरी गलती की वजह से मेरा भाई अब मुश्किल में पड़ चुका है। डायन रोते हुए उठ के खड़ी हो जाती है। अपने भाई के साथ होने इससे नहीं रह सकती, मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना होगा। फिर डायन वहाँ से भागते हुए अपने भाई के क्लासरूम की तरफ जाना शुरू कर देती है। एजेंट उससे कहते तुझे लगता है तू मुझसे भाग सकती है, वो भी उसके पीछे चलना शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन क्लास 3-2 का दिखाया आता है, जहाँ पर क्लास के सारे बच्चे बहुत ज्यादा हैरान परेशान खड़े होते हैं। इस क्लास के 2 घंटे ली और उसके दोस्त वो दोनों भी चुपचाप खड़े होते हैं, क्योंकि हेजिन का भाई और उनके सारे दोस्त वहाँ पर आ गए होते हैं। वो सारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और वो सारे बहुत ज्यादा बदमाश लड़के हैं। पूरी पूरी क्लास उनसे डरी हुई होती है। यूजिन ने जो लड़के को होटल में पीटा था वो दोनों भी वहाँ पर जाके खड़े हो जाते हैं। यूजिन उन दोनों की तरफ देख रहा होता है और ये दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे ये सोच रहा होता है। और यहीं पर हेजिन का भाई को भी दिखाया जाता है, नाम किम कीसू है। ठीक उसी वक्त डायन भी वहाँ पर भागते हुए क्लास में आती है और अपने भाई का नाम पुकारती है। क्योंकि वो भागते हुए आई है इसलिए लंबे लंबे सांस ले रही होती है। उसके कपड़े भी काफी ज्यादा गंदे होते हैं और उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान भी होते हैं। यूजिन अपनी बहन की तरफ देखता है, वो पहले उसके चेहरे की तरफ देखता है, उसके चेहरे के ऊपर थप्पड़ का निशान होता है। फिर वो उसकी यूनिफॉर्म की तरफ देखता है कि पेट के ऊपर किक की वजह से उसके कपड़े खराब हो गए होते हैं। यीशु उसे वहां पर देख के हंसना शुरू कर देता है और कहता है लगता है ये छोटी बहन अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। मेरी छोटी बहन भी बिल्कुल ऐसी ही है, वो हमेशा मुझसे फेवर मांगती रहती है। उसी वक्त उसकी बहन हेजिन भी वहां पर आ जाती है। वो कहती है कम ऑन, ऐसा भी नहीं है, मैं हमेशा तुमसे मदद नहीं मांगती। बस अगर तुम्हें कोई पीटेगा तो मैं भी तुम्हारे लिए परेशान होंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ। यूजिन अपनी बहन का ये हालत देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। फिर थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है इन सभी क्लासरूम के आने से पहले का। यूजिन तभी उस क्लास में नहीं आया होता है और उसका चंपू दोस्त पार्क वहीं पर बैठा हुआ होता है और ली उसके सर पर चौक मार रहे होते हैं, सर पर निशाना लगा रहे होते हैं। ली सबसे पहले निशाना लगाता है और कहता है देखो मैंने बेहतरीन निशाना लगाया। ये सबसे पहले उसके सर पे मारता है। जी उसके ज्यादा लगे से कहता है अपना इरेजर मुझे दो। लड़का इरेजर निकाल के उसके हाथ में दे देता है और वो अपना इरेजर को अपनी फुल स्ट्रिंग के साथ पार्क के ऊपर मारता है, तो सीधा जाके पार्क के सर में लगता है। फिर वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। वो ली से कहता है तुमने देखा इस तरह निशाना लगाते हैं। ये इससे कहता तुमने एक निशाना क्या लगा लिया, तुम तो बहुत ज्यादा खुश हो गए हो। मैंने तो कितने सारे निशान लगाए हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ AK-47 से कैसे वार करते हैं। हाथ में भी एक रेजर होता है। उसके दोस्त उससे कहता है तुम इस पर निशाना नहीं लगा पाओगे। ये उससे कहता है चलो फिर देखते हैं मैं निशाना लगा पाता हूँ या नहीं। रेजर को अपने हाथ में पकड़ता है, अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ पार्क के सर पे लगा के फेंक देता है। उसी वक्त यूजिन उनके सामने आ जाता है और उसका इरेजर उसके बैग से टकरा जाता है, नीचे गिर जाता है। यूजिन अपना बैग उतारता है और पार्क के साथ बैठने लगता है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ली कहता है मुझे ये लड़का बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, कि शक्ल देख कर नहीं लगता कि हम लोगों से डर रहा है। उससे कहता है चलो ठीक है हम लोग अपना टारगेट चेंज कर लेते हैं, हम लोग इसे दिखाते हैं हम लोग किस मिट्टी के बने हैं। उससे कहता है छुट्टी के बाद इसे बाहर बुला लो और हम लोग इसे देखते हैं तो क्या करना है। ये भी हंसना शुरू कर देता है और कहता है क्यों नहीं, छुट्टी के बाद इसे बुलाएंगे। जिन पार्क के साथ आगे बढ़ जाता है। पार्क उससे कहता है तो तुम यहाँ पर आ गए हो। जिन उससे कहता हाँ मैं यहाँ तो आ गया हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे, तुम इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हो। और उन दोनों लोगों की तरफ देखता है और कहता है नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और वो दोनों ही गुंडे हंसना शुरू कर देते हैं। पार्क यूजिन से पूछता है तुम छुट्टी के बाद क्या करने वाले हो, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ बाहर जा सकते हो, मैं तुम्हें पूरा शहर दिखा दूंगा, मैंने सुना है तुम यहाँ पर नए आए हो। फिर उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मुझे मेरी छोटी बहन के साथ घर जाना होता है। और उसकी बात सुनकर हैरान होता है और बोलता है क्या तुम और तुम्हारी बहन दोनों यहाँ पर नए ट्रांसफर हो। कहता है नहीं मेरी बहन तो यहाँ पर पहले से पढ़ रही है और सिर्फ मैं ही अब्रॉड में था। पार्क उसे कहता है उसका नाम क्या है, शायद मैं उसे जानता हूँ। यूजिन उसे कहता है उसका नाम यूडायन है। यूडायन का नाम सुनते ही पार्क वहीं पर चुप हो जाता है। पहले वो घबराकर अपने आसपास देखता है। वो यूजिन से पूछता है क्या वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, यूडायन क्या वो तुम्हारी बहन है। यूजिन उसे कहता है हाँ वही मेरी बहन है, क्या तुम उसे जानते हो। पार्क उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है। यूजिन उसे कहता है क्या हुआ, तुम इतने हैरान क्यों हो गए, कोई ऐसी बात है तो जो तुम मुझे बताना चाहते हो। पार्क उसे कहता है शायद अगर इसके बारे में तुम्हें नहीं पता है क्योंकि तुम यहाँ पर नए आए हो, लेकिन तुम्हारी बहन की स्कूल लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यूजिन उससे पूछता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। पार्क उसे कहता है मैं तुम्हारी बहन को काफी अरसे से जानता हूँ, बहुत ज्यादा अच्छी स्टूडेंट है, मिडिल स्कूल से ही वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, बहुत सारे लड़के उसके पीछे भी थे, बहुत सारे लड़कों ने उसे प्रपोज किया। सारे लड़कों में से एक लड़का ऐसा भी था जिसे एक लड़की पसंद करती थी, उसका नाम हेजिन है। उस लड़के ने डायन को प्रपोज किया, उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उस दिन के बाद से हेजिन ने तुम्हारी बहन को परेशान करना शुरू कर दिया। जाना है उसे बुली करती है और उसे मारते पीटते हैं। उसे पूछता है मेरी बहन के साथ यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है तो बाकी लोग कुछ क्यों नहीं बोलते, उसे रोकने वाला कोई यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कोई लड़की है जिनसे पंगा नहीं लेता क्योंकि लड़की का बड़ा भाई थर्ड क्लास में है और वो एक बहुत बड़ा गुंडा है, उसका नाम किम कीसू है।
अपने भाई के दम पर यहाँ पे क्लास में किसी को भी बुली कर सकती है। उसे कहता है मिडिल स्कूल में उसने उसे बहुत ज्यादा बुली किया। उसके बाद तुम्हारी बहन का लक बहुत ज्यादा बुरा है, क्योंकि जब वो हाई स्कूल में आई वो उन दोनों की क्लास सेम थी। जिन उसी क्लास में है वो दोनों ही फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। वो रोजाना ही तुम्हारी बहन को बुली करती है, तक कि वो तुम्हारी बहन को इतना ज्यादा बुली करते हैं कि बाकी की क्लास के बच्चे ये सोचते हैं तुम्हारी बहन रोजाना स्कूल आ कैसे जाती है, उसको तो अभी तक स्कूल छोड़ देना चाहिए था, इतना ज्यादा वो बुली होती है। लेकिन उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सिर्फ एक लड़की की वजह से जिसे हेजिन पसंद करती थी उसने मेरी बहन को प्रपोज क्या कर दिया। वो हेजिन लड़की मेरी बहन को इतनी ज्यादा बुली कर रही है। पार्क उससे कहता है तुम ये ठीक कह रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरह के लोगों को दूसरों को बुली करना पसंद आता है। उनके लिए कोई किसी भी वजह की जरूरत नहीं होती। जैसे अपने ली को ही देख लो, ये हमेशा मुझे बुली करता है लेकिन मैंने इसको कभी कुछ नहीं कहा। यहीं पर यूजिन बैकफ्लैश सीन दिखाता है, यहाँ पर वो दोनों अपने घर में बैठे हुए होते हैं। दादाजी यूजिन से कहते हैं तुम्हें बहुत ही जल्दी हाई स्कूल को ज्वाइन करना होगा, मुझे लगता है तुम अपने स्कूल लाइफ में बहुत ही आसानी से एडजस्ट हो जाओगे। अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडपा बोलते हैं परेशान होने की जरूरत क्यों नहीं है, तुम 10 साल से अब्रॉड में रहे थे, मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर स्कूल में कैसे एडजस्ट हो पाओगे। दादाजी रावण की तरफ देखती है और कहती है मैंने इस लड़के से कभी नहीं पूछा लेकिन मुझे पता है ये अपने स्कूल में बहुत ही अच्छा कर रही होगी। उससे पूछती है तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है डायोन। वो बोलती है स्कूल बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। वो हंसते हुए बोलती है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दादाजी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, बहुत ही अच्छी है, ये अपने स्कूल में बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो गई है, इसकी वजह से किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी मैं स्टूडेंट टीचर्स मीटिंग में जाता हूँ तो टीचर्स बहुत ज्यादा इसकी तारीफ करते हैं। इन भी अपनी बहन की तारीफ सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। डायन से पूछता है कि वाकई में तुम स्कूल में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गई हो। डायन भी कहती है हाँ मैं स्कूल में बहुत ज्यादा खुश हूँ। स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और यूजिन कहता है उसने डायन ने अपने दादाजी के सामने झूठ बोला था, हालांकि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल में है, मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फैंटेसी बॉन्ड पर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।